हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के वास्तविक संख्या से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है, जांच करें कि क्या 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। बाबू, आपको जांच करके ये बताना है कि 6 के पावर n का जो अंतिम अंक है वो क्या शून्य है। अंतिम अंक शून्य कहने का मतलब कि जैसे कि मानकर चलते हैं कि हमारे पास है यहाँ पर 2 के पावर 3, ठीक है, 2 गुणे 2 और तीनों को दोस्तों जब हम लोग गुणा कर लेंगे तब पता चलेगा जो मान आएगा उससे कि हाँ ये जो मान है वो 2 के पावर 3 के बराबर है। तो दोस्तों मान कितना आएगा बताओ, तो मान आएगा यहाँ पर 8, यानी कि 2 को 3 बार गुणा किया जाए तो 2 के पावर जो क्यू है वो किसके बराबर होगा बाबू, तो यह बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 2 के पावर क्यूब का जो अंतिम अंक है वो प्राप्त हो रहा है 8, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जांच करें कि क्या 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य है। यानी कि 6 के पावर n जब हम लोग निकालेंगे ना, जब हम लोग 6 के पावर n का मान निकालेंगे तो इसमें आपको देखना है कि उसका अंतिम जो अंक है वो शून्य है कि ना, क्योंकि इसमें जो अंतिम अंक है वो बिल्कुल भी शून्य नहीं है। जैसे कि बाबू हम लोग यहाँ पर ले ले ऐसे, जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग ले लेते हैं 6 के पावर यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक ना, 6 के पावर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 3। तो बाबू आप 6 को कैसे तोड़ सकते हो बताओ, तो 6 को ऐसे 2 गुणे 3, यानी कि इसको हम लोगों ने तोड़ दिया आभाज्य संख्याओं के रूप में, और जो आप इसका घात देख रहे 3 उसे आप लोग ऐसे दे दीजिए, यानी 2 गुणे 3 के पावर 3, और ये जो घात होगा वो दोस्तों दोनों पर ही होगा, 2 पर भी होगा और 3 पर भी होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। क्या मान हो सकता है बाबू, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 के 9, 9 तिया 27। 27 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो कितना आएगा बाबू, 8 7 56 के 6 हासिल आएगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 हो जाएगा 21, यानी कि हो जाएगा 216। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब 6 का क्यूब किया गया तो इसका जो अंतिम अंक है, माने 6 की क्यूब करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो यही आपको बताना है कि क्या इसका जो अंतिम अंक है वो शून्य होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जब 6 का घात लिया और इसका जब हमने मान निकाला तो इसका जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये आपको दर्शा कर दोस्तों बताना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए दोस्तों कि 6 के पावर जो क्यू है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले आप लोग ये समझकर देखो, जो 6 के पावर क्यूब है वो किसके इक्वल है बाबू, तो दोस्तों जो 6 के पावर क्यूब है वो इक्वल है 216 के, यानी कि जो 216 है वो है भाज्य संख्या और जो 6 है वो भी भाज्य संख्या है, लेकिन अगर हम 6 को तोड़ दे तो यह टूट जाएगा अभाज्य संख्या के रूप में, यानी कि 2 के पावर क्यूब है और 3 के पावर क्यूब के रूप में टूट जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से 6 के पावर क्यूब के इक्वल 216 है, यानी 216 भाज्य संख्या है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से जो 6 के पावर n है यह भी किसी न किसी भाज्य संख्या के घात का स्वरूप है। जिस प्रकार से 216 का स्वरूप है 6 के पावर क्यूब, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो 6 के पावर n है यह भी किसी न किसी भाज्य संख्या का स्वरूप होगा। अब वो भाज्य संख्या कौन है यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर भाज्य संख्या को मान लेंगे a, ठीक है। मान लिया कि a बराबर 6 के पावर n, ऐसा ही दोस्तों क्या करते हैं मानकर हम लोग चलते हैं। बात आ रहा है समझ में आप लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, मान लिया कि a बराबर 6 के पावर n है जहां a एक भाज्य संख्या है, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसको लिख सकते हैं इसलिए ऐसे, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, जगह बचेगा तो इधर लिख लेंगे। इसलिए a बराबर 6 के पावर n लिख लेंगे और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 3, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा बाबू, इसके ऊपर हो जाएगा n, इस तरीके से, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे या का चिन्ह दे सकते हैं। 6 को हमने तोड़ दिया 2 गुणे 3 के रूप में, यानी आभाज्य संख्याओं के रूप में हमने यहाँ पर तोड़ चुका है, ठीक है। बराबर यहाँ पर दर्शा सकते हैं हम लोग दोस्तों 2 के पावर n गुणा
3 के पावर n के रूप में। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय से ये जाना होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो 6 के पावर n है यह दोस्तों इक्वल है a के, और जो a है यह भी दोस्तों एक प्रकार का भाज्य संख्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख कर आप लोगों को बताया है। देखिए जहाँ a एक भाज्य संख्या है, इसलिए इस भाज्य संख्या का जो गुणनफल है वो दोस्तों 2 के पावर n और 3 के पावर n के रूप में प्राप्त हुआ है। जहां आप दोस्तों देख सकते हैं कि 2 और 3 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतना तक दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग काम कर लेंगे। आगे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही होंगे, जबकि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 का अतिरिक्त दूसरी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। दोस्तों आप लोग समझना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या अपने शून्य पर समाप्त हो रही है तो दोस्तों इसका अर्थ यह है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही सम्मिलित हैं। मेरे बातों पर दोस्तों आप लोग ध्यान देना, यदि कोई भी संख्या अपने शून्य पर समाप्त हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों ही सम्मिलित है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य नहीं है तो दोस्तों उस स्थिति में उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो बिल्कुल भी 2 और 5 के रूप में नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें 2 हो लेकिन उसमें 5 जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि दोस्तों कोई भी संख्या अपने शून्य पर समाप्त हो रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें 2 के साथ 5 भी सम्मिलित है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब हमने भाज्य संख्या a लिया है और a का अभाज्य गुणनखंड का जो निरूपण है वो हमने 2 के पावर n गुणे 3 पावर n के रूप में किया है, तो इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में अर्थात a के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 बिल्कुल भी नहीं है। क्या है दोस्तों, 3 है। ऐसा नहीं है कि 3 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7 जो भी आप संख्या लेना चाहते हैं वो दोस्तों इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उसके साथ 5 को भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर आखिर 2 और 5 क्यों होने चाहिए, ऐसा क्या गुण है कि 2 और 5 होने के कारण ही किसी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो शून्य पर समाप्त होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम बात करें शून्य के परिवार में, तो शून्य के परिवार में जो मान वाले जो अंक है, मान वाली जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कौन है बताइए। तो शून्य वाले परिवार में सबसे जो छोटी संख्या होगी मान वाली, जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 0, तो 0 का दोस्तों कोई मान नहीं होता। 0 को व्यक्त किया जाता है कुछ ना होने के लिए, कुछ नहीं होने के लिए, ठीक है, नथिंग के लिए 0 को प्रकट किया जाता है। लेकिन मान को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों जब हम लोग 0 को लेंगे तो इसका जो सबसे छोटा संख्या होगा वो कौन होगा, तो वो होगा 10। पता है ना, क्योंकि इसके बाद का जो बड़ा अंक होगा वो होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर सबसे बड़ा जो अंक होगा वो होगा 9। 9 के बाद का जो बड़ा अंक मिलेगा 0 के साथ वो मिलेगा 10, मिलेगा ना 10। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 10 ले लिया। यदि दोस्तों आप लोग 10 का गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड है वो आपको मिलेगा किस रूप में, तो 2 और 5 के रूप में। किस रूप में मिला, 2 और 5 के रूप में। दोस्तों जब आपने 10 का गुणनखंड किया तो इसका जो गुणनखंड है जब 2 और 5 के रूप में प्राप्त हुआ, तो दोस्तों आप कैसे कह सकते हैं कि 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के रूप में होने से ही a का जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 भी शामिल है, तब जाकर इसका जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त हो रहा है। यदि दोस्तों आप लोग इसमें 3 डाल दो, आप लोग 7 डाल दो, या आप लोग इसमें 4 डाल दो, या आप दोस्तों इसमें जो भी आप संख्या इसमें डालना चाहते हैं, भाज्य या भाज्य जो भी अगर आप डालना चाहते हैं आप डाल दो, लेकिन हाँ इसमें 5 भी शामिल होना चाहिए और साथ ही 2 भी शामिल होना चाहिए। यदि इनमें 2 और 5 दोनों शामिल हैं तो जो भी संख्या होगा उसका अंतिम अंक 0 ही प्राप्त होगा। इसमें दोस्तों कोई भी डाउट नहीं है, करके देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर 3 को गुणा करते हैं, 2 5 10 और 10 3 30। देखिए 30 का जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त हुआ,
हुआ ना। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 7, ठीक है, मान के चलते हैं एगो ले लेते हैं यहाँ पर 11, 2 5 3 7 11 सबका गुणा करते हैं, 2 5 10, 10 तिहाई 30 आ 7 तरीके 21, तो कितना हो गया 210 आ गुणा कितना हो गया 11, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ऐसे, तो 1 2 1 3 फिर 2 231, यानी 231 फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। तो देख सकते हैं कि 2310 का जो अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि इसमें 5 शामिल है, साथ ही 2 भी शामिल है। यदि दोस्तों 5 को हटा दे तो बिल्कुल भी दोस्तों जो 0 होगा वो प्राप्त नहीं होगा, जो भी संख्या होगा उसका जो अंतिम अंक होगा वो शून्य प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि हम गुणा करके देखते हैं, मान के चलते हैं इतना लेके चलते हैं, 2 3 7 करके देखिए, 2 तिहाई 6, 6 7 42, 42 का जो अंतिम अंक है वो 2 प्राप्त हो रहा है, ना कि 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। अगर हम बात करें आगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने आगे लिखा हुआ है, जबकि ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त दूसरी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देख सकते हैं कि 2 और 3 को छोड़कर दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं है या फिर शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को करना है। यदि दोस्तों इसमें 5 आ जाएगा, अगर गुणनखंड में 5 आ जाएगा तो आप लोग बोलना कि हाँ, या बोल सकते हैं इसलिए 6 के पावर n, चाहे जो भी संख्या दिया रहेगा उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए जो संख्या दिया रहेगा का अंतिम अंक शून्य है। तो आप लोग दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं आगे। देखिए आगे दोस्तों बताया जा रहा है, दर्शाइए कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। बताना है क्या ये एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बाबू मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि a बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 55, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू जहाँ a एक भाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि प्रश्न की स्थिति से लिखेंगे यहाँ पर a बराबर क्या लिखेंगे बाबू बताओ, जो a बराबर है ना उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हो जाएगा 5 गुणे 7 अगुने 11 अगुने 13 प्लस 55, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब देखिए क्या काम करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए तो। देखिए हाई 5 है ना, हाई 11 है ना, तो 11 5 कितना होता है, 11 5 55। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं ऐसे 11 5 55, पहले 55 आप लिख देना, 55 आगुना यहाँ पर लिख देना 7, आगुना लिख देना यहाँ पर 13, आप प्लस हो जाएगा कितना तो 55, तो यहाँ पर आप 55 दे देना, ठीक है बाबू। ऐसे करना काम बराबर में। देखिए आप लोग ध्यान से हाथना हाथना ये देख के चलेंगे, इन दोनों में दोस्तों 55 है कॉमन है। देखिए इसमें 55 है इसमें भी 55 है, तो दोनों में से 55 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा तो ओनली फॉर दोस्तों बचेगा 7 आगुना 13 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। अब देखो बाबू 55 गुना है, गुना में है ना, तो 55 गुना, उसके बाद शायद यहाँ पर 55 हमें नहीं लिखना चाहिए, हम इसको ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले 55 तो कॉमन निकाल लिए हैं, तो 1 करके या कोष्ट बंद कर रहे हैं, ऐसे करते रहे ना, ऐसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि 55 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा, आप फिर +1 के साथ 55 को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 55 वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 55 गुने इसको देखिए तो 13 को 7 से गुणा कीजिए, कितना आएगा। पहले हम लोग 13 को 7 से गुणा करते हैं, 13 7 91, 91 कितना होता है 92, डेट कर रहे हैं 13 7 91 और 91 कितना होता है 92, तो यहाँ पर हमने 92 लिख दिया। अब आगे बाबू क्या करेंगे हम लोग, आगे ऐसे दिखा देंगे। देखो आगे 55 को तोड़ो, 55 कैसे टूट सकता है बाबू बताओ तो, 11 5 55, अब 92 है ना, तो 13 7 सॉरी 92 है तो 13 7 91 होगा ना, 13 7 91 प्लस 1 92। तो हम लोग यहाँ पर 92 को तोड़ते हैं, तो इसको 9 2 11 9 2 11 हो जा रहा है, 2 से तोड़ो ना चुपचाप 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 2 6 12 46
ठीक है। फिर 46 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 दूनी के 46, 2 गुणा 2 गुणे 23, ठीक है, करके देख सकते हैं। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, यानी कि 92 क्या है, सही है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। यदि दोस्तों आप लोग इन संख्याओं पर विचार करते हैं तो दोस्तों विचार करने से आप लोगों को यह पता चलेगा कि गुणनफल के रूप में आने वाली समस्त कुल जितनी सारी संख्या हैं ये सभी के सभी अपने अभाज्य रूप में हैं। आप स्वयं दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 11 है वो भी अभाज्य है, जो 5 है वो भी अभाज्य है, जो 2 और 23 है वो भी अभाज्य हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय अनुसार ये जान चुका है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और दोस्तों हमने यहाँ पर a को भाज्य संख्या मान रखा है और यहाँ पर जो गुणनफल आया है यह गुणनफल आया है भाज्य संख्या a का ही, जिसमें आने वाले समस्त कुल जितनी सारी संख्या हैं ये सभी के सभी अपने अभाज्य रूप में हैं। तो दोस्तों इस आधार पर आप लोग बोल सकते हो कि जो a है वह कहीं ना कहीं एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि जब हमने a का अभाज्य गुणनखंड किया, कहने का मतलब कि जब हमने a का गुणनखंड किया तो इनके गुणनखंड में आने वाली जो संख्या है वो अपने अभाज्य रूप में प्रदर्शित हो रही है, इसलिए जो a है वह भाज्य संख्या है। जब a भाज्य संख्या है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस जो 55 है वो भी क्या होगा, वो भी भाज्य होगा। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है इसलिए a एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका यह हो चुका। अब बात करते हैं आगे, यही हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है दो संख्याओं का मस 26 तथा लस 1820 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह दोस्तों बहुत ही हल्का है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बाबू कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कौन सा क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यदि एक संख्या 130 है, ठीक है, तो मान कर चलते हैं कि माना कि दूसरी संख्या x है, इसलिए HCF पहली संख्या कौन है, तो दोस्तों पहली संख्या 130 है ना। जब हमने दूसरी संख्या x माना है तो पहली संख्या 130 ही होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 130 अकोमा हो जाएगा दूसरी संख्या कौन, तो x। अब बराबर बता बाबू दिया है ना, दो संख्याओं का मसा कितना दिया है 26, तो यहाँ पर आप 26 लिखना। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तथा एलसीएम में भी लिखेंगे, तो इसका एलसीएम में हो जाएगा ऐसे LCM 130 अकोमा x बराबर एलसीएम बाबू दिया हुआ है कितना 1820, तो हम लोग क्या करेंगे 1820 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है दूसरी संख्या बराबर वाट। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सूत्र से चलेंगे ना बाबू, सूत्र से लिखेंगे। चूंकि सूत्र के अनुसार क्या जानते हैं, सूत्र में दोस्तों आप लोग सूत्र के अनुसार ये जानते होंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो संख्या लेकर रखा है, एगो 130 एगो लेकर रखा है 1 से, तो दो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 130 गुना x बराबर HCF ले लेंगे ऐसे HCF 130 अकोमा x गुना L। उतना क्या लिखना है, छोड़ो ना, उतना लिखने को जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो ना कि HCF जो है किसके बराबर है, तो 26 के, तो यहाँ पर हम लोग 26 ले लेंगे गुना LCM किसके बराबर है 1820 के, तो यहाँ पर 1820 हम लोग ले लेंगे। पता चल नहीं रहा है कि 26 जो है वो बराबर है HCF के, जो 1820 है वो बराबर है LCM के, तो काम यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म। चुपचाप ऐसे हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, चूंकि सूत्र के अनुसार इतना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग देख सकते हैं, और कटता तो कटा दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कटा दीजिए। ठीक, आप 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 26, तो इसलिए यहाँ पर x का जो मान है वो दोस्तों प्राप्त हो जाएगा कितना, तो गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 182 है, यहाँ पर 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 182 दूनी 18 दूनी 36, तो 360 2 दूनी 4 364 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 364 बस। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या x बराबर 364, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें समझना, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है दो संख्याओं का लसा 495
तथा मशक 5 है, यदि उनका योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि वो जो दोनों संख्या हैं वह a और b है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो दोनों संख्या हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि उन संख्याओं को a और b मान लेते हैं। तो लिखेंगे, मान लिया कि a और b दो संख्या हैं, लिख लेंगे। इसलिए क्या है बाबू, दो संख्याओं का लसा ना, तो लसा के लिए लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर a b बराबर कितना हो जाएगा 495। तो यहाँ पर हम लोग 495 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा तथा एचसीएफ भी दिया है ना मसा, तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा एचसीएफ। ये है बाबू 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे प्राप्त हुआ। उसके बाद है यदि उनका योग 100 हो, किनका योग, तो दोनों संख्याओं का, तो लिखेंगे साथ ही a प्लस b बराबर दो संख्याओं का योग कितना है बाबू 100 ना, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख लेंगे। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है उनका अंतर, a माइनस b बराबर वाट, हमें अंतर ही ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, तो देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग समझना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि सूत्र के प्रयोग से, सूत्र में दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं, सूत्र में आप लोग ये जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों जो दो ठो संख्या लिया है वो लिया है ए और बी, तो यहाँ पर हम लोग ए आगुने बी लिख लेते हैं क्या चीज 495 आगुने कितना बाबू, तो 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 ले लिए। ठीक है, चलिए बात यहाँ पर हो गया खत्म। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। a गुणे b तो हो गया और a प्लस b तो यहाँ पर देवे किया है, तो समीकरण मानना है तो मान लीजिए समीकरण ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ही हो जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे पुनः सूत्र से, देखिए तो बाबू क्या ये सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, दो संख्या अंतर निकालना है ना, तो ये लिख सकते हैं बाबू, देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4ab माइनस 4ab। यही ध्यान दो आप लोग, क्या ऐसा हम सूत्र ले सकते हैं पुनः सूत्र से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमें दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त है, हमें दिया हुआ है, और इसी की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग दो संख्याओं का अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी जो गाड़ी है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आगे का जो काम है वो कैसे कैसे करना है। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो बाबू बराबर में क्या हो सकता है, a प्लस बी के स्थान पर देखो दो संख्याओं का योग कितना है, a प्लस बी के स्थान पर 100, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 4, अब देखो बाबू a b है ना 4ab, तो ab के स्थान पर क्या होगा, है ये 495 गुणे 5, तो हम लिख देंगे 495 गुणे 5। ठीक है, कहाँ से, तो बाबू हमें लिख देना समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो बाबू 100 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 को 0, ऐसे होगा ना, 4 को 0 माइनस, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 5 चौकी 20, यहाँ पर 5 को 4 से गुणा कर दो हो जाएगा 20 बस। ठीक है, आगुना क्या बचेगा बाबू 495, तो यहाँ पर लिखेंगे 495 बस ऐसे। ठीक है, आप बराबर में आगे देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर 4 को 0 यानी कि 10,000 माइनस 495 दूनी गुणा कर दो, 495 दूनी कितना होगा, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 इसीलिए 19 के 9, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 इसीलिए 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, आज 0 है तो यहाँ पर 0 उतार दो। इसी तरीके से क्या करना है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है बाबू, आगे देखिए बराबर में हाई कितना है 10,000, हाई कितना है 9,900, तो 10,000 में से 9,900 माइनस अगर हो जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली फॉर 100, क्योंकि 9,900 में 100 डाल देंगे तो हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 100। ठीक है, 100। इस प्रकार a माइनस बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 100। ठीक है, जो स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो गया तो अंडर रूट 100 आप बराबर में हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा, तो 10।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि दो संख्याओं का जो अंतर होगा वो होगा 10। तो लिख लेंगे अतः दो संख्याओं का अंतर 10 है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।